हाय एवरीवन, आप सभी के एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 की कक्षा 9 की हिंदी का पेपर देखने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में पेपर हुआ है। और इस पेपर का हम लोग ये पेपर लाए हैं। इस पेपर में देखेंगे कैसे सवाल आते हैं और सेम टू सेम इसी सवाल को वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएँ। ये लगभग सवाल सेम ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरा पेपर दे लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022। विषय क्या है? हिंदी और कक्षा 9। इसमें देखिए जो आपको टाइम दिया रहेगा, इसमें 2 घंटे 30 मिनट, यानी आपको कुल टोटल टाइम 2.5 घंटे दिए गए रहते हैं। और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है 30 नंबर का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 30 नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। तो 30 नंबर आपको स्कूल में प्रैक्टिकल दिया जाता है और 70 नंबर आपका थ्योरेटिकल होता है। अर्थात पूरा कितना आपको 100 नंबर हो जाते हैं, जिनमें 70 नंबर का पेपर है। तो चलिए पेपर को देखते हैं। देखो, पेपर में पहले सवाल में क्या होते हैं, सभी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इनमें से क्या होते हैं, 5 ठो दिए रहते हैं। बहुविकल्पी 5 ठो होते हैं। तो देखिए, पहला, निम्न में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। एक नंबर के हैं। तो इनमें सही होगा गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है। हंस नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी हंस नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? देखिए, हंस नामक पत्रिका का जो प्रकाशन किए थे वो प्रेमचंद किए थे, मुंशी प्रेमचंद। इसकी शुरुआत बनारस में हुई थी। ग वाला मेरा प्रश्न है, निम्न में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। इनमें आपको 4-5 रचना दे दी जाएंगे। इनमें से आपको लेखक का नाम पूछा जाएगा। तो देखिए, इनमें गौ संकट है, सेवा सदन है, बाण भट्ट की आत्मकथा है और मेरा परिवार है। तो देखिए, इनमें जो गौ घाट है इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। सेवा सदन के कौन है? मुंशी प्रेमचंद हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और मेरे परिवार के महादेवी वर्मा हैं। लेकिन आपको इन चारों में से केवल एक का ही लिखना होता है। इनमें से आपको जिसका याद रहेगा उसका लिख देना। अगला है घ वाला है, बात निबंध के लेखक हैं, यानी इसमें बात निबंध के लेखक कौन है? तो बात निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला अंगा वाला, अशोक के फूल किस विद्या की रचना है? तो जो अशोक के फूल है वो निबंध विद्या की रचना है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरे सवाल में आपको क ख ग करके 3 सवाल दिए गए हैं, जिनमें से क 1 नंबर, ख 2 नंबर, ग 3 नंबर का है। देखिए, रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। इनमें रीतिकाल के 2 कवि का आपको नाम लिखना पड़ता है। जैसे एक बिहारी हो गए, दूसरा घनानंद, चिंतामणि, केशव, ये सब क्या है? रीतिकाल के ही कवि हैं। ग वाला क्या हो गया, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। इनमें आप 2 प्रवृत्तियाँ आपको लिखना पड़ेगा। श्रृंगार सतसई कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो श्रृंगार सतसई जो रचनाकार हैं वो बिहारी जी ही हैं। और तीसरा सवाल आ जाते हैं। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, तीसरे नंबर सवाल में 2 है, अथवा करके किसी में देखो तो अथवा करके 2 सवाल दे देता है। इनमें से आप या पहले वाला करिए या तो दूसरा वाला करिए, क्योंकि मैं पहले वाला ये आपकी किताब से लिया गया रहता है। इसको आप केयरफुली पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड आपको इधर पीछे सवाल कुछ पूछे रहते हैं। देखिए, उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए। दो संदर्भ का मतलब होता है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। यानी आपका जो ये पैराग्राफ है आपकी किताब से है, तो आपके किताब से किस चैप्टर से है उस चैप्टर का नाम लिखना पड़ेगा। अब प्लस इस चैप्टर के लेखक कौन है वही आपको लिखना पड़ेगा। वही आपका हो जाता है संदर्भ। और रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी इसमें जिसमें रेखा दिए हैं, इनमें जो रेखांकित जो अंश जो यहाँ तक दिए गए हैं, यहाँ तक इसको आपको अपनी व्याख्या करना पड़ेगा, यानी इसी बात को अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। तीसरा क्या है? तीसरा है, भूगोल वक्ता किसका अध्ययन करता है? इसका सब जवाब आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, या तो अथवा करके दिया है। यदि आप ये वाला न करना चाहो तो उसके लिए अथवा करके ये दिया है। अथवा का मतलब होता है या तो आप उसको करिए या तो इसको करिए। और ये भी आपके उसी भाग से रहता है, लेकिन एक दूसरे चैप्टर से रहेगा, वो दूसरे चैप्टर से रहता है। इसमें भी आपको सेम वही है। उपयुक्त गद्यांश संदर्भ लिखिए, मतलब ये जो लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है और इस चैप्टर के लेखक कौन हैं। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेखांकित अंश जिसके नीचे रेखा है
इसका आपको हिंदी में व्याख्या करना है, यानी इसी को अपनी भाषा में लिखना है। तीसरा, प्रकृति पर क्या छापी हुई थी? तो इसका जवाब आपको इसी में यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको मिल जाएगा। इसमें होगा सुनहरी चांदनी छापी हुई थी। अब आ जाते हैं चौथे सवाल को, जो कि 6 नंबर का है, है। देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इनमें देखो अथवा करके दिया है, या तो एक पहला करिए या तो दूसरा करिए। इनमें ससंदर्भ कहा है, इसमें संदर्भ मतलब इनमें आपको संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, प्रसंग भी लिखना पड़ेगा और आपको व्याख्या भी करना पड़ेगा। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो संदर्भ मतलब होता है ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो इसको आपको संदर्भ लिख देंगे। प्रसंग का मतलब होता है इसमें जो ये जो रेखा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये किस चीज़ के बारे में बताई गई है, इसी को आपको लिखना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है व्याख्या। व्याख्या मतलब तो आपको इसी को हिंदी में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा हिंदी में आपको व्याख्या करके बताना रहता है, यानी इसको व्याख्या करके लिखना पड़ता है। यह दिया है अथवा, यह क्या दिया है अथवा, या तो आपको ये आ रहा है ये करिए या तो ये वाला करिए। सॉरी, ये देखो एक यहाँ से यहाँ तक है, या तो यहाँ से यहाँ तक वाला करिए। तो हम कहेंगे देखो छोटा ही है तो इससे अच्छा है यही कर, देखो दोनों में नंबर उतने ही मिलने वाला है। तो आप इसे अगर ये आता है तो आप यही कर लीजिए, 2 लाइन का है। इसमें भी सेम वही है, संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, व्याख्या लिखो, ये किस चैप्टर से लिया गया है, उसके लेखक कौन है। इसमें प्रसंग में इसमें किसी के बारे में बताया गया है और इनको दोनों का हिंदी में व्याख्या कर दीजिए, हो गया। फिर आ जाते हैं 5वें सवाल। जो 5वें सवाल में क दिया रहता है, ख दिया रहता है, दोनों क्या होते हैं सिर्फ। इसमें आपको निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। प्रेमचंद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री राम शर्मा, इन तीनों में से किन्हीं एक का जीवन परिचय आपको लिखना पड़ता है। और ग वाले में क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। देखो इसमें लेखक का है, इसमें कवि का है, और इसमें कवियों में आप कबीरदास, रहीमदास, मैथिली शरण गुप्त। अब इन तीनों में से आपको जिसका याद रहे आप उसका लिख दीजिए, नहीं कि आपको तीनों को लिखना है। इनमें से केवल आपको इन तीनों में से एक लिखना है। अब आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर हिंदी में जो कुछ संस्कृत के भाग दिए रहते हैं, उसके संस्कृत वाले भाग से दिया गया है। इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो संदर्भ क्या है, इसका मतलब इसके में संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ मतलब ये किस पाठ से लिया गया है। दूसरा, प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग का मतलब होता है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, यानी किसके बारे में उसमें विचार किया गया है। और व्याख्या, हिंदी में व्याख्या आपको इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको हिंदी में व्याख्या कर दीजिए। लेकिन इसमें भी अथवा दिया है, अगर आपको ये नहीं आता है, इधर आपको अथवा में ऑप्शन दिया है, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका लिख दीजिए, या तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या इसका लिख दीजिए। दोनों का सेम रहेगा, दोनों में नंबर आपको समान मिलेगा। अगर आप दोनों आता है, अगर आप दोनों करेंगे तो दोनों का नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही का नंबर मिलेगा। अब आ जाते हैं 7वें सवाल। दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाध्याय का चरित्र चित्रण कीजिए। या तो आप इसमें करिए, या अथवा करके दिया है नए मेहमान एकांकी का सारांश लिखिए, या तो आप ये करिए या तो ये करिए। आ जाते हैं 8वें सवाल पे। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी आपके प्रश्न पत्र से ऐसा कोई कविता लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखो कविता तो ये भी है, कविता तो ये भी है, लेकिन आप 2 कविता याद रखिए। आप 2 कविता याद करिए, क्योंकि एक किताब में देता है और एक अगर जो आप याद किए वही किताब दे दिया तो आप वही लिखेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर आप कम से कम 2 ठो याद करिए, अगर एक आ जाए तो एक अपना अगला वाला लिख दीजिए। फिर इसमें ख वाला क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इनमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से आपको किन्हीं 2 का ही केवल उत्तर लिखना नहीं, यानी इसका अगर उत्तर देंगे तो संस्कृत में ही उत्तर देना पड़ेगा। संस्कृत का प्रश्न है, उत्तर भी संस्कृत में ही होना चाहिए। 9 नंबर आ जाते हैं, ये सब व्याकरण से हैं। हिंदी में कुछ व्याकरण जो पीछे दिया रहता है उसके व्याकरण से। देखो श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव बताते हुए परिभाषा लिखी। इनमें या तो श्रृंगार रस को लिखी या तो वीर रस का लिखी।
ख वाला अनुप्रास अलंकार अथवा यमक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो आप इसमें अनुप्रास अलंकार लिखिए या तो यमक अलंकार लिखिए। और ग वाले में चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी बताइए। यानी इसमें आप या तो चौपाई लिखिए या तो दोहा लिखिए। परिभाषा लिखने के बाद उसका एक उदाहरण भी देना पड़ेगा कि उदाहरण सहित कहाँ है, एक उदाहरण भी दीजिए। अब आ जाते हैं 10 नंबर। तो निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। यानी इनमें देखो उपसर्ग मतलब पहले शब्द, यानी पहले ये शब्द रहना चाहिए ऐसे शब्द होंगे। जैसे अन हो गया, अनपढ़, अनजान। इसमें होगा उपकार, उपदेश, उपमान, ये हो सकता है। इनमें शुभ, सुस्वागतम, सुरक्षित या अभिमान हो सकता है इसका, सहज, ये हो सकते हैं। यानी ये जो शब्द है वो शब्द शुरू में रहने चाहिए। ग में क्या है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द लिखिए। यानी ये पीछे रहना चाहिए। जैसे आई, जैसे का पढ़ाई, लिखाई, कटाई, यानी आई शब्द बाद में रहना चाहिए इसका। इसमें क्या होगा, इसमें पढ़ता, लिखता, खाता, यानी ता शब्द बाद में आना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा मेरा, हट, घबराहट हो गया इसमें, जैसे घबराहट हो गया। वट, बनावट, लिखावट, यानी वट शब्द, यानी ये सब पीछे आना चाहिए। इसमें शुरू में, इसमें पीछे आना चाहिए। और ग नंबर में निम्न में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। इनमें से 1, 2, 3, 4, इसमें से आपको 4 दिए हैं। इनमें से केवल 1, 2 का, यानी 1, 2, 3, 4 में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। अगला ग वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का 2 पर्यायवाची लिखिए। यानी या 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 दिए हैं। इनमें से सिर्फ 2 का आपको पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची मतलब जब एक ही वस्तु के कई नाम होते हैं उसे पर्यायवाची कहा जाता है। जैसे ईश्वर क्या हो गए, भगवान हो गए, इसका ईश्वर हो गया भगवान, प्रभु, देवता, कुछ भी हो सकता है, इंद्र। और कमल हो गया पंकज, नीरज, ये सब हो सकते हैं। यानी उसके कई नाम हो सकते हैं, तो उसी को नामों को लिखना रहता है। जैसे अतिथि का मेहमान भी होता है। निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अंधेरा, काजल, खेत, गांव, यानी इन सब का आपको तत्सम रूप लिखना रहता है। तो ये आपको किताब में मिल जाएगा। फिर आगे मेरा सवाल क्या है, 11 नंबर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का संधि विच्छेद किया था, संधि का नाम लिखिए। हिमालय, महेश, नरेश, देवर्षि। इनमें से सिर्फ 2 का आपको संधि विच्छेद करना है, तो संधि का नाम लिखना है। ग वाले में क्या आ जाए, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं एक शब्द का प्रथम विभक्ति एवं बहुवचन का रूप लिखिए। देखो ये पहला है, दूसरा है। तो पहले में राम और हरि दिया, या तो राम का करिए या तो हरि करिए या तो राम को करिए। और दूसरे में भानु और अस्माद दिया है, तो इसमें भानु का करिए या तो अस्माद का कीजिए। ग नंबर में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु, पुरुष, वचन लिखिए। इसमें पहला 1, 2, 3, 4, इसमें 4 दिए हैं। तो इनमें चारों में से किसी एक का पहले आपको उसको धातु लकार लिखना पड़ेगा, वो कौन सा लकार है। फिर उसका पुरुष लिखना पड़ेगा, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष के 3 होते हैं, तो इनमें आपको पुरुष लिखना पड़ेगा। और तथा वचन लिखना, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। अब घवाल में क्या हो गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद दीजिए। यानी इनमें से आपको 1, 2, 3, 4 ठो, इन चारों में से आपको 2 ठो का संस्कृत में अनुवाद करना रहता है। अगला मेरा लास्ट सवाल जो रहता है, निम्न में से किन्हीं एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण, मेरे प्रिय कवि, जीवन में अनुशासन एवं महत्व, कंप्यूटर
शिक्षा। इन चारों में से लगभग आपको 8-10 लाइन आपको लिखना रहता है। इनमें आपको इस पर निबंध लिखना रहेगा। इस पर कुल आपको 12 सवाल इसमें दिए गए हैं और सेम टू सेम इसी तरह से मिलते जुलते आपको वार्षिक परीक्षा का भी होगा। इसलिए आप अभी से तैयारी करने में लग जाइए। अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो गया, अब आ गया वार्षिक परीक्षा। अभी सब तैयारी करिए। सेम टू सेम पैटर्न इसी तरह रहेंगे, सिर्फ आपका सवाल चेंज हो सकते हैं, पैटर्न यही रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।